भगवत गीता में मेडिटेशन करने की कोई टेक्निक्स बताई गई है? बात हो रही है यहाँ दोनों आंखों के बीच में जो स्पेस है जिसको कुछ लोग थर्ड आई भी बोलते हैं, यहाँ पर फोकस करना है। यहीं पर ही फोकस क्यों करना है? जब हम नेचुरली जो हमारा ध्यान है, हम जो भी देख रहे हैं बाहर, तो हमारी आंखें हमेशा बाहर की तरफ देखती रहती हैं। तो जब आप अपनी आंख बंद करोगे तो और यहाँ पर फोकस करोगे तो ये एक कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस है। एक तरह से डोरवेज है, एक दरवाजे की तरह है जो आपको फिजिकल से नॉन फिजिकल नेचर की तरफ लेके जा सकते हैं। क्या मेडिटेशन करते हुए हमें आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान योग में जो अलग अलग टेक्निक्स या प्रोसेस हैं या क्रियाएं हैं वो बनाई ही इसलिए गई हैं कि कैसे आप फिजिकल से नॉन फिजिकल नेचर को एक्सपीरियंस कर पाएं। जब हम आग्नेय चक्र पे फोकस कर रहे हैं तो फोकस करते करते तो एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपको ये फील होगा कि आपके अंदर कुछ ओपन हो रहा है। कुंडलिनी क्या होती है? कुंडलिनी है ना, नेचर का एक प्रोसेस है। जब अगर ये एनर्जी अवेकन हो जाए तो उसके बाद एक इतनी ज्यादा एनर्जी बॉडी में रिलीज होती है। ये समाधि होती क्या है? कि समाधि वर्ड का मतलब होता है समान बुद्धि। तो एक ऐसी स्टेट फील होती है कि जो कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो जिसने फील की वही जानता है कि जो डे टू डे लाइफ में हमारा जो भी अब तक का बेस्ट खुशी से भरा हुआ पल रहा होगा उससे कई हजार गुना ज्यादा एक्सपीरियंस आपको उस टाइम पे फील होगा। क्या मेडिटेशन करने के भी कोई रूल्स होते हैं? लेकिन अगर आप कुछ क्रियाओं की बात कर रहे हो तो ये डेफिनेटली रूल्स होते हैं। क्या मेडिटेशन करते हुए कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या होती है ये अभिज्ञा? क्या भगवत गीता में मेडिटेशन करने की कोई टेक्निक, कोई मेथड या कोई प्रोसेस बताई गई है? देखिए, भगवत गीता में जब ध्यान योग के चैप्टर की शुरुआत होती है तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माइंड के कंट्रोल की इंपॉर्टेंस समझाने से शुरू करते हैं कि किस तरह से सिर्फ माइंड पे कंट्रोल करके परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और ये भी बताया है कि उस इंसान के लिए जिसने ये स्टेट को अचीव कर लिया है, सुख दुख, सर्दी और गर्मी सब कुछ एक जैसा हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज पे ये क्लैरिटी देने के बाद फिर जब प्रोसेस की बात आती है कि किस तरह से मेडिटेशन किया जाए या किस तरह से इस स्टेट को अचीव किया जाए, तो उसमें शुरुआत में कहा जाता है कि सबसे पहले योगी यानी जो भी मेडिटेशन करने वाला है उसको एक पवित्र यानी एक साफ सुथरी जगह पे जाकर एक आसन बिछाकर बैठना है और उसके बाद अपने माइंड, अपनी बॉडी और अपने थॉट को एक वन पॉइंटेड फोकस में लेके जाना है। और वन पॉइंटेड फोकस में आप कैसे लेके जाओगे, इसकी बात अगले श्लोक में की गई है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपकी बैक और आपकी गर्दन एक स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको नाक के अगले हिस्से पर, नासिकाग्रे वर्ड यूज किया गया है, तो नाक के अगले हिस्से से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ मेडिटेशन करना है। लेकिन बात हो रही है यहाँ दोनों आंखों के बीच में जो स्पेस है जिसको कुछ लोग थर्ड आई भी बोलते हैं, यहाँ पर फोकस करना है। यहीं पर ही फोकस क्यों करना है? थर्ड आई पे ही फोकस क्यों करना है? देखिए, इसके लिए आपको अपनी जो फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जो हमारी एनर्जी बॉडी है उसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ते हैं या फिर जो भी उन्होंने कुछ नॉलेज है उन सब लोगों ने चक्रास के बारे में बहुत सुन रखा होगा। ये बहुत बातें होती है इसके बारे में कि हमारी बॉडी जो एनर्जी बॉडी है उसमें अलग अलग तरह के चक्र है। तो ये चक्र क्या होते हैं कि एक तरह से हमारी जो एनर्जी बॉडी है उसमें डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स हैं और उसमें से भी जो 7 मेजर एनर्जी सेंटर माने गए हैं, मूलाधारा जो कि सबसे नीचे होता है हमारी स्पाइन में, उसके बाद स्वादिष्ठाना, फिर मणिपुरा, फिर अनाहता, फिर विशुद्धि, उसके बाद आज्ञा और फिर सहस्त्रारा सबसे ऊपर। तो ये जो ये 7 चक्र हैं और इसके अलावा जो और भी एनर्जी सेंटर्स हैं बॉडी में, ये एक तरह से डोरवेज है, एक दरवाजे की तरह है जो आपको फिजिकल से नॉन फिजिकल नेचर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इन अलग अलग एनर्जी सेंटर्स के ऊपर फोकस करके हम उस नॉन फिजिकल नेचर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इन सारे चक्रों के अंदर सिर्फ आग्नेय चक्र के बारे में मेंशन किया गया है। आज भी देखोगे तो बहुत अलग अलग तरह की मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं और उस टाइम पे भी ये सब चीजें होती थी। लेकिन गीता में सिर्फ एक स्पेसिफिक ये वाली प्रोसेस को मेंशन किया गया है, थर्ड आई मेडिटेशन, जो आग्नेय चक्र पे फोकस करना है। उसका एक रीजन है कि जब हम नेचुरली जो हमारा ध्यान है, हम जो भी देख रहे हैं बाहर, तो हमारी आंखें हमेशा बाहर की तरफ देखती रहती है। तो जब आप अपनी आंख बंद करोगे तो और यहाँ पर फोकस करोगे तो ये एक कंपैरेटिवली इजी प्रोसेस है क्योंकि ये हमारी नेचर के क्लोज है इस तरह का फोकस करना।
बाकी किसी चक्र पे अगर हमें फोकस करना होगा तो हमें कुछ विजुअलाइज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा एक एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज कंपेरेटिवली लेस एफर्ट के साथ भी पॉसिबल है, इसलिए इस तरह की प्रोसेस को मेंशन किया गया। आप कहीं भी ध्यान लगाओगे तो यहाँ ध्यान ज़रूर जाएगा, चाहे आप ब्रीथिंग पे ध्यान लगा लो या किसी साउंड पे ध्यान लगा लो, आपको यहीं पे मतलब अपने आप यहाँ ध्यान चला ही जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो ये जब हम ब्रीथिंग पे ध्यान लगाते हैं या फिर हम कोई साउंड पे ध्यान लगा रहे हैं और उसके थ्रू जब हम थॉटलेस हो रहे हैं और यहाँ फोकस कर रहे हैं, तो एक इजी प्रोसेस है। ये वो दरवाजा है जिस पे अगर हम नॉक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा तो हमारी एक शुरुआत हो सकती है नॉन फिजिकल नेचर तक पहुंचने की। क्या मेडिटेशन करते हुए हमें आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जितने भी तरह के जो ये योग बताए गए हैं, तो जब एक्सपीरियंस लेवल पे इन सब चीज़ों को फील करने की बात आती है कि ये नॉन फिजिकल नेचर को क्या हम एक्सपीरियंस के लेवल पे फील भी कर सकते हैं, तो ध्यान योग स्पेसिफिकली उसी का मेथड है। ध्यान योग में जो अलग अलग टेक्निक्स हैं या प्रोसेस हैं या क्रियाएं हैं, वो बनाई ही इसलिए गई हैं कि कैसे आप फिजिकल से नॉन फिजिकल नेचर को एक्सपीरियंस कर पाएं। तो जो ये प्रोसेस, जो आपका क्वेश्चन था, क्या हम इसके थ्रू आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, तो सबसे पहले मतलब आत्म साक्षात्कार होता क्या है? देखिए, आत्म साक्षात्कार से यह मतलब है कि जो हमारी नॉन फिजिकल नेचर है, जिसको कॉन्शियसनेस, आत्मा या परमात्मा या जो भी नाम दिए गए हैं, उसका एक्सपीरियंस होना और उसकी अंडरस्टैंडिंग होना। तो जो उसका एक्सपीरियंस होता है उसको आप बोल सकते हो एक तरह से आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध। और जो दूसरा उसका एक तरह से ज्ञान आपको मिल रहा है उसको आप बोल सकते हो आत्मज्ञान। तो जब किसी इंसान को ये दोनों चीजें हो जाती है तब वो बोल सकते हैं कि वो आत्मज्ञानी है। उसको एक्सपीरियंस भी है कि किस बारे में बात की जा रही है और उसको उसकी नॉलेज भी है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होगी तो हमें समझ नहीं आएगा कि हम क्या किस बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे आत्म साक्षात्कार में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान योग की बात हो रही है, आत्मबोध की, एक एक्सपीरियंस की। क्या हम उस एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं जिसके बारे में इतने सारे ग्रंथों में लिखा गया है, जिसके बारे में इतने ब्रह्म वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, कि हम सब एक हैं, वो भगवान कण कण में मौजूद है। क्या उस एक्सपीरियंस को हम फील कर सकते हैं? तो उसके बारे में उसको फील कर पाना ही आत्म साक्षात्कार है। अब ये कैसे फील हो सकता है, उसको सेम मेथड जो गीता में बताया गया है वहां से पकड़कर आगे बढ़ते हैं। जब हम आग्नेय चक्र पे फोकस कर रहे हैं तो फोकस करते करते इनिशियल स्टेज पे, स्टार्टिंग में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारी ब्रीथिंग पे ध्यान लगा के, एक तरह से अपने आप को थॉटलेस करके, किसी भी मेथड से, हार्ट बीट पे, ब्रीथिंग पे, कोई साउंड को सुन के। और उसके बाद जब हम थॉटलेस हुए, हमारा फोकस और हमारी कॉन्सेंट्रेशन 1 पॉइंट हो पाई और हमने आग्नेय चक्र पे फोकस किया, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपको ये फील होगा कि आपके अंदर कुछ ओपन हो रहा है। और वो जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि अभी हमारा नेचुरल एक्सपीरियंस है फिजिकल नेचर को फील करने का, हम उससे हट के हमारे अंदर जो इंटरनल एक तरह से वर्ल्ड है, जो हमारी एनर्जी बॉडी है, हम उसकी तरफ एक तरह से बढ़ते जा। तो ये एक तरह से ये सिर्फ शुरुआत है। कई बार कुछ लोग तो इसको भी बहुत बड़ा मान लेते हैं। ये सिर्फ शुरुआत है आपकी नॉन फिजिकल नेचर की तरफ जाने की। तो इस शुरुआत में, इस एक्सपीरियंस के होने के बाद, अगर हम सपोज मेडिटेशन कंटिन्यू करते हैं या कुछ ये क्रियाएं कंटिन्यू करते हैं, तो अलग अलग तरह के कुछ एक्सपीरियंस आते हैं मेडिटेशन में। जैसे कि कुछ आपको बहुत ब्लिस भी फील हो सकती है, मतलब कि बहुत अच्छा लग सकता है, और आपको बॉडी के अलग अलग पार्ट में आपका ध्यान जाता रहेगा, कभी किसी और चक्र में गया। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी पावर भी प्रेजेंट है जो कि अगर एक्टिव हो जाए तो जो हमारी एनर्जी जो नॉर्मली हमारे अंदर रहती है वो उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी में मिल सकती है। और इसको बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, लेकिन सबसे कॉमन नाम इसका वर्ड है कुंडलिनी। कुंडलिनी क्या होती है? देखिए, कुंडलिनी है ना, नेचर का एक प्रोसेस है। आप देखोगे पेड़ों के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उसमें सीड्स होते हैं। उस सीड को जब आप जमीन पर डाल दोगे तो एक नया पेड़ पैदा हो जाएगा। ये हमें बचपन से हमने देखा है, तो हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन अगर आप एक बार इसको अपनी बचपन की जो भी हमने देखा उसको साइड में रखकर सिर्फ इस पर फोकस करोगे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक सीड से इतना बड़ा पेड़ पैदा हो जाता है। तो उस सीड की पावर कितनी ज्यादा है। ऐसे ही ये जो सीड नेचर ने हर एक इंसान के अंदर और या फिर हर एक स्पेशीज में दिया हुआ है। तो जो मूलाधार चक्र है इसके अंदर ये एनर्जी प्रेजेंट होती है जो स्पाइन में सबसे नीचे है। जब अगर ये एनर्जी अवेकन हो जाए
या ये एनर्जी एक बार आपकी बॉडी में नॉर्मली डोरमेंट स्टेट में होती है, तो उसके बाद एक इतनी ज़्यादा एनर्जी बॉडी में रिलीज होती है। लेकिन आप इसके बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जाती है। आप देखोगे गीता में भी इसके बारे में बात नहीं की गई है, बहुत सारे वेदांत में, बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में बात नहीं की गई है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि कभी भी सिर्फ कुंडलिनी अवेकन करना एक ऑब्जेक्टिव नहीं रहा स्पिरिचुअलिटी का। कुंडलिनी तो आपकी ऑटोमेटिकली अवेकन होनी ही है, और वो जितना धीरे धीरे हो उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर ऑल ऑफ सडन किसी की कुंडलिनी अवेकन हो जाती है तो वो उसको कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है फायदा पहुंचाने की, अगर आपका फिजिकल स्ट्रक्चर या मेंटल स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंगली स्टेबल नहीं है। क्योंकि आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि कोई बल्ब है जो कि 100 वॉट का है, अगर आप उसके अंदर 10,000 वॉट एक साथ लाइट प्रोड्यूस कर दोगे तो वो बल्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए कुंडलिनी एक ऐसी फोर्स है जिसको बड़े ही केयरफुल तरीके से हैंडल करना चाहिए। लेकिन सपोज स्लोली या फिर किसी टीचर या गुरु की गाइडेंस पे अगर कुंडलिनी अवेकन हो जाती है तो उसके बाद वो फिजिकल नेचर जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसके बियॉन्ड जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इजीली लोगों को हो जाता है। तो उस तरह से आप ये बोल सकते हो कि आप जो वननेस है कि हम सब एक हैं, जो एक्सपीरियंस है, तो वो एक तरह से इंसान धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। ये एक तरह से ऐसा एक्सपीरियंस है। जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की आप बात करोगे तो वहाँ योगानंद जी का जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है अपना, तो जब वो पहले अपने आसपास धीरे धीरे एक्सपेंड करते हैं, मतलब उनकी बॉडी एक्सपेंड नहीं कर रही है, उनका एक्सपीरियंस एक्सपेंड कर रहा है। और फिर उसमें ये तक यहाँ तक बताया गया कि पूरे यूनिवर्स में वो फैल गए और लास्ट में उन्हें ओम की आवाज सुनाई देती है। तो जो ये वननेस का एक्सपीरियंस है इसको हो जाना ही आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग मेथड है, जैसे गीता में जो मेथड बताया गया है और भी मेथड है, ये सिर्फ शुरुआत है यहाँ तक पहुँचने के। और पहुँचना क्यों है, ये एक्सपीरियंस का होना क्यों जरूरी है। अगर आप थोड़ा, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड अपने एक्सपीरियंस के लेवल पर कर रहे हो, अगर आप थोड़ा भी एक्सपेंड करते हो तो आप ये समझ जाओगे कि क्यों ये बोला गया है कि भगवान कण कण में प्रेजेंट है। अहम ब्रह्मास्मि जो है हर जगह वो एक ही है, ये इसी एक्सपीरियंस के बेस पे बोला गया है। हम सब ये बचपन से बात सुनते आए, हमें ये पता तक नहीं है कि ये बात बोली क्यों गई है। ये बात है वो हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके फील भी कर सकते हैं। जहाँ मेडिटेशन की बात होती है वहाँ पे समाधि वर्ड बार बार मेंशन किया जाता है, तो ये समाधि होती क्या है? देखिए, समाधि वर्ड का मतलब होता है समान बुद्धि। मतलब हमारा जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, उसका फंक्शन क्या होता है, जो भी हम चीज़ देख रहे हैं उसको सेग्रीगेट करके उसको एक तरह से बताना कि ये क्या है। जैसे हमने बाहर गए, हमने पेड़ देखा तो हमें हमारे माइंड हमें बताएगा कि पेड़ है, ये बिल्डिंग है। जो जितने भी अलग अलग तरह की चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट्स हैं वो माइंड ही हमें ब्रेक कर करके बता रहा है। लेकिन अगर आपको नॉन फिजिकल नेचर में जब जाना है एक्सपीरियंस लेवल पे, तो आपको इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। मतलब आपको अपने इंटेलेक्ट को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, उसको इक्विनेमस बनाना पड़ेगा कि वो हर चीज को एक की तरह देख पाए। तो उसके लिए जब मेडिटेशन में हम जब थॉटलेस हो गए तो हमारा माइंड स्टॉप हो गया, हमारा इंटेलेक्ट अब रुक गया है जो चीज़ों को सेग्रीगेट कर रहा था। उसके बाद एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उस एक्सपीरियंस को अब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि यानी हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हम धीरे धीरे हमारे थॉट्स एकदम कम होते जा रहे हैं और एक ऐसी स्टेट आई हम सिंगल थॉट के आसपास पहुंच चुके हैं। तो बॉडी में जब हमारा थॉट अलग अलग जगह जा रहा है तो हमें या तो कई बार बहुत प्लीजेंट एक्सपीरियंस होगा जिसको परमानेंट बोला जाता है। वो कुछ नहीं होता, हमारे माइंड में बहुत जो भी हार्मोन्स होते हैं जो हमें हैप्पी फील कराते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स एक साथ रिलीज हो जाते हैं। तो वो हार्मोन्स की वजह से हमें एक ऐसी स्टेट फील होती है कि जो कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो जिसने फील की वही जानता है कि जो डे टू डे लाइफ में हमारा जो भी अब तक का बेस्ट खुशी से भरा हुआ पल रहा होगा उससे कई हजार गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको उस टाइम पे फील होगा। तो ये सब जो एक्सपीरियंस आ रहे हैं ये सविकल्प समाधि वाली स्टेज है जहाँ पे आप धीरे धीरे हमारे फिजिकल नेचर से हटके अपनी बॉडी के अंदर एक तरह से चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। दूसरी जो समाधि होती है वो होती है निर्विकल्प समाधि। उसके अंदर आपका थॉट भी एग्जिस्ट नहीं करता, आपको अपनी बॉडी भी फील नहीं होती। तो वो जो स्टेट है उसमें आप अपनी बॉडी और थॉट के बियॉन्ड चले गए। तो निर्विकल्प समाधि को कई लोग एक तरह से डीप स्लीप से भी कंपेयर करते हैं। तीसरी जो समाधि होती है सहज समाधि। सहज समाधि के अंदर क्या होता है कि
ये एक तरह से ज़्यादा एडवांस स्टेट है कि जब आपको मेडिटेशन के एक्सपीरियंस हुए, आपने उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी ले ली, आपने अपने आप को मेंटली और साइकोलॉजिकली स्टेबल भी कर दिया है। तो उसी स्टेज पे जब आप डे टू डे लाइफ में अपना फंक्शन कर रहे हो, आपका जो भी काम है आप वो भी कर पा रहे हो, और साथ में जो भी नॉन फिजिकल नेचर है, जैसे कि जो भी इस फिजिकल के बियॉन्ड है, उससे भी आप कनेक्टेड हो, ये स्टेट होती है सहज समाधि। इसी क्या तक पहुंच पाना। ये मतलब ये जो स्थिर प्रज्ञ कर्म योग में जो स्थिर प्रज्ञ की बात हुई थी, क्या ये उससे रिलेटेड है? ये एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि देखो स्थिर प्रज्ञ मतलब कि जो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाए। तो यहाँ पे बात जो मेजरली हो रही है वो हो रही है साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपका बैलेंस्ड है, कि आप सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ गए हो। तो आप कहीं ना कहीं आप इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे बिल्कुल बैलेंस्ड हो चुके हो। तो जब आप इस लेवल पे बैलेंस्ड होगे, तभी आप ये जो बातें हुई है सहज समाधि और ये वो स्टेट ही तब सकती है। अगर आप इमोशनल लेवल पे ही हम इम्बैलेंस्ड हैं, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आई हमारी डे टू डे लाइफ में जिससे हम या तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए या छोटी बात पे कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, तो हम कभी भी उस नॉन फिजिकल नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते। फिर हम वापस अपने फिजिकल बाउंडेशन में, हमारी बॉडी, हमारे माइंड और माइंड के जो गेम है उसी में फंस कर रह जाएंगे। तो सहज समाधि एक तरह से बहुत एडवांस लेवल पे आती है, और एडवांस नहीं, अगर आपने अपना जो स्थिर प्रज्ञ वाला स्टेट है अगर वो अचीव कर लिया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है फिर। क्या मेडिटेशन करने के भी कोई रूल्स होते हैं? देखिए, उसमें आपको पहले समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन आप किस चीज़ को कह रहे हैं। अगर हम अपने थॉट को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो भी एक मेडिटेशन है। अगर हम कहीं भी बाहर कहीं चीज़ को एक तरह से फोकस के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी एक मेडिटेशन है। हम कोई साउंड को सुन रहे हैं अपने आसपास, वो भी एक मेडिटेशन है। हम अपनी ब्रीथिंग को सुन पा रहे हैं, वो भी एक मेडिटेशन। तो ये जो जब हमने एग्जाम्पल लिए, ये एक तरह से इन सब के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल फॉलो करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप कुछ क्रियाओं की बात कर रहे हो, कोई प्रोसेस की बात कर रहे हो, जो कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो हमने पहले बात की थी, आत्म साक्षात्कार या कोई नॉन फिजिकल नेचर का एक्सपीरियंस करवाने वाली जो प्रोसेसेस हैं, उनकी बात कर रहे हो, तो उनके लिए डेफिनेटली रूल्स होते हैं। क्योंकि अगर आप बिना रूल को फॉलो करे वैसे एक्सपीरियंस आपने कर लिया, तो शायद आप स्टेबल भी ना हो पाओ लाइफ में। क्योंकि अगर आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर उस एक्सपीरियंस के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप कभी भी इस तरह के एक्सपीरियंस को सहन नहीं कर सकते। जो कुंडलिनी की हमने बात की थी, अगर हम मेंटल लेवल पे बैलेंस्ड ही नहीं है, तो कुंडलिनी अवेकनिंग के बाद इतने तरह के डर आपके अंदर ट्रिगर हो सकते हैं। अगर आपने फियर को ही नहीं समझा है, अगर आपने एंगर को ही नहीं समझा है, और आपने अंदर एक तरह से एक ऐसी चीज को एक्टिव कर दिया है जो कि आपकी एनर्जी को काफी गुना बढ़ा रही है, तो आपके वो एंगर, फियर बाहर आ जाएंगे निकल के। और कुछ ऐसे ऐसे फियर भी बाहर निकल सकते हैं जिनके बारे में आपको खुद भी पता नहीं था कि मुझे इन चीजों से भी डर लगता है। तो पहले आपको उन सब चीजों को फेस करना है। आप गीता में भी आप देखेंगे तो ध्यान योग की बात कर्म योग के बाद आती है। पहले अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया गया है। इसके पीछे कुछ एक मीनिंग है जो हमने बात की थी पहले, कि आग्नेय चक्र पे हम ध्यान लगा रहे हैं। जब आग्नेय चक्र एक्टिव होता है किसी का, तो सबसे पहला जो उसको एक्सपीरियंस होता है आफ्टर जो भी ब्लिस या अच्छा लगेगा हमें, उसके बाद आपको एक डिटैचमेंट फील होगा। उस टाइम पे अगर साइकोलॉजिकली किसी को ये क्लियर नहीं है कि उसको लाइफ में, उसके डे टू डे लाइफ में क्या ड्यूटीज हैं या उसको कैसे रहना है, तो वो एक इम्बैलेंस हो सकता है। वो तैयार नहीं है उस एक्सपीरियंस के लिए। अचानक से उसके अंदर एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग आ रही है और वो अभी प्रिपेयर ही नहीं है। अब देखो, गीता में पहले कर्म योग समझाया गया है कि क्यों डे टू डे लाइफ में काम करना, क्यों ये सब चीजें करना जरूरी है। क्योंकि अगर वो हमें क्लियर है और ये एक्सपीरियंस हमें हुआ, तो हम अपने आप को एक तरह से गाइडेंस दे सकते हैं कि हमें काम जो हमारा डे टू डे लाइफ की ड्यूटी से कुछ छोड़ना नहीं है। तो कई लोग क्या करते हैं, मे बी वो फैमिली है उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ ऐसा मेडिटेशन किया, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो उनको लगता है कि अब मैं तो सन्यासी हो गया हूँ या मैं तो डिटैच्ड हो गया हूँ। वो सिर्फ एक इनिशियल स्टेज है, क्योंकि आपने कुछ एक ऐसी जगह पे आपने मेडिटेशन किया है। क्योंकि आप आग्नेय चक्र देखेंगे, सारी डिजायर माइंड के अंदर भरी हुई है। अगर आपने यहाँ पे हिट कर दिया और आप थॉटलेस हो गए, आपको कुछ पता ही नहीं है कि इस चीज क्यों हो रही है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके साथ क्या हुआ। लेकिन आपको लगेगा, आप एक नई कहानी बनाना शुरू कर दोगे कि मैं तो अब डिटैच्ड हो गया हूँ, मुझे तो किसी चीज से मतलब नहीं है। और हो सकता है आगे जाके आप इसी चीज में फंस जाओ। तो आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा साइकोलॉजिकल लेवल पे। आप अष्टांग योग की भी बात करेंगे तो मेडिटेशन 7वें नंबर पे बताया गया है। उसके पहले आपको 6 चीजें करनी पड़ेगी।
यम नियम मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे बैलेंस करना, आसन प्राणायाम मतलब अपने आप को फिजिकल लेवल पे पूरी तरह से स्ट्रांग बनाना। क्योंकि जब कुंडलिनी अवेकन होती है, अगर आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो आप उस एक्सपीरियंस को सहन ही नहीं कर सकते। तो आपका आसन प्राणायाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कैसे आप अपनी प्रत्याहार सेंसेस के बियॉन्ड जाना, अपने आप को एक तरह से पीस में लेके आना और सेंसेस से बियॉन्ड जाना, फिर कंसंट्रेशन, फिर मेडिटेशन। और अब हम अगर गीता की भी बात करें तो अर्जुन को ध्यान योग में पहले बताया गया माइंड की इंपॉर्टेंस, माइंड कंट्रोल की इंपॉर्टेंस। और फिर बाद में कृष्ण जी ये भी बोलते हैं कि जो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल कम खाता है, या जो बहुत ज्यादा सोता है या बिल्कुल कम सोता है, उसके योगी बनने के कोई चांस नहीं है। तो मतलब आपको इन सब चीजों पर भी ध्यान रखना है। अगर आपको ये चीजें बैलेंस्ड ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि आप एक डीप डाइव कोई ऐसी प्रोसेस शुरू कर दोगे जो कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन या फिर आप आत्म साक्षात्कार करवा देगी, बहुत ज्यादा चांसेस है कि शायद आपको हो ही ना। और अगर किसी वजह से किसी स्टेट में ये हो भी गया तो आप इसको कभी संभाल नहीं पाओगे। मतलब आपको बीच में रहना पड़ेगा, ना ज्यादा खाना है ना कम खाना है। अगर किसी को गीता को समराइज करना है अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, मेटेरियल लाइफ के लिए, तो उसका जो सबसे बड़ी सीख वो ये है कि आपको बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए। एक योगी है जो मेडिटेशन कर रहा है तो वो कहीं दूर जाके मेडिटेशन कर रहा है, मतलब अपनी फैमिली से दूर, इस वर्ल्ड से दूर, थोड़ा डिटैच होके अलग रह के मेडिटेशन कर रहा है। तो उसको क्या कोई प्रॉब्लम होगी मेडिटेशन करते टाइम? और एक ऐसा इंसान जो अपने फिजिकल वर्ल्ड में फैमिली के साथ रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, और फिर वो मेडिटेशन कर रहा है, तो उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी? मतलब क्या मेडिटेशन करते हुए कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ऐसे? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है वो कितना डीप है, मतलब आप उस नॉन फिजिकल नेचर से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो कुछ जो हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा बॉडी माइंड साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक आपस में जो बैलेंस्ड है, एक तरह से ना, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए तो हम उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं। हम एक तरह से जो नेचर के थ्रू जो हमें दिया गया है हम उसको ब्रेक करके जा रहे हैं उस एक्सपीरियंस को फील करने के लिए। तो ऑब्वियसली हम उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स हमारे ऊपर आएंगे। अब कोई अगर योगी है जो कि बाहर रह रहा है और हम अज्यूम करते हैं कि वो बैलेंस्ड है, वो ऑलरेडी अपने आप को बैलेंस्ड कर चुका है साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, और उसके बाद उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। अब क्योंकि वो एक तरह से आइसोलेटेड स्टेट में है तो वो काफ़ी ब्लिस फील कर सकता है, क्योंकि वो किसी उसके आसपास कोई ऐसा, उसके ऊपर कोई ऐसी ऑनरशिप नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो उस स्टेट को वहाँ पे इजीली इंजॉय भी कर सकता है। लेकिन अगर जैसे आपने जो क्वेश्चन किया कि जो इंसान है डे टू डे लाइफ जी रहा है, अपने आसपास उसके पास फैमिली भी है, वो जॉब भी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अब आप एक ऐसे स्टेट में आ चुके हो कि आपकी एनर्जी जो आपके अंदर बहुत फ्लूइड है, फ्लूइड यानी कि बहुत जल्दी वो फ्लक्चुएट कर सकती है। नॉर्मल हमारी जो डे टू डे लाइफ में जो बॉडी और एनर्जी होती है वो काफ़ी एक तरह से स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, लेकिन आपने वो स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। अब वो ब्रेक करने के बाद आपकी एनर्जी मूवमेंट बॉडी में बहुत फास्ट हो रहा है। तो अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा कोई निगेटिव चीज़ हो रही है तो हो सकता है आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट आए, क्योंकि अब आपका ऑरा एक तरह से उस चीज़ के लिए एक तरह से आप चीज़ों को ऑब्जर्व भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप। और सेम चीज आप कोई आसपास कोई पॉजिटिव चीज हुई तो आपको पॉजिटिविटी भी आपके अंदर बहुत अच्छे से आएगी। तो ये एक तरह से इनिशियल स्टेज पे एक इशू भी है कि आप इस लेवल का एक्सपीरियंस आपको हो गया है और आप एक फैमिली लाइफ में हो, आप अपने आसपास के लोगों से उसी तरह से कनेक्टेड हो, तो वो स्टेबिलिटी बनाना इतना आसान नहीं है। मतलब जो भी जिस चीज से भी आपको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, बढ़ भी सकती है। अब आप गीता में देखोगे तो शुरुआत में कर्म योग के टाइम या उससे भी पहले राग और द्वेष की बात की गई है, मतलब कि लाइक और डिसलाइक भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए। अगर हमें लाइक और डिसलाइक से हम ऊपर नहीं उठे, स्थिर प्रज्ञ अचीव नहीं हुआ, सुख और दुख से ऊपर नहीं उठे, और ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो गया है और फिर उसके बाद हम रह भी सबके साथ रहे, तो फिर हम उसको डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी उन सब चीजों को लेके। हाँ, अगर आपके लाइक्स या डिसलाइक्स बहुत ज्यादा है, आपको हर छोटी चीज से पसंद नापसंद इतनी ज़्यादा लेवल पे आपकी अभी भी है, लेकिन लाइक डिसलाइक से परमानेंटली ऊपर उठ पाना तो शायद उतना ईजी नहीं है, अगर इम्पॉसिबल भी बोले तो। लेकिन जितना हो सके हम एक डिस्टेंस बना सकते हैं
और वो होगा, उसमें आपका इंटेलेक्ट बहुत मेजर रोल करता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी सिर्फ किसी प्रैक्टिस का नाम नहीं है, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कैसे आप ऑब्जर्व करके देख रहे हो कि यार इस चीज़ से मुझे इतनी ज़्यादा डिसलाइक है, लेकिन वो आपको अपने अंदर उसकी इंपॉर्टेंस को ख़त्म करना पड़ेगा। फिर आप उससे ऊपर उठोगे, फिर आपको कुछ और चीज़ लगेगी, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो धीरे 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 आप स्टेबल होते जाओगे, तो फिर शायद आप फैमिली लाइफ में या आसपास भी आप रहकर, इस एक्सपीरियंस के साथ रहकर एग्जिस्ट कर सकते हो। या आप फिर ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपना ध्यान ऐसी जगह पे लगा लो कि मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ पूरी तरह से, और आपका वहाँ ध्यान ही ना जाए जो आपको पसंद नहीं है या जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, आपको है ना, कभी भी इस तरह का एक्सपीरियंस होने के बाद अपने आप को बिजी तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस होता ही तब है जब आपने अपने अंदर के डिजायर्स को काफी हद तक हटा दिया है और आप डिजायर के बियॉन्ड चले गए हो। बहुत सारे डिजायर्स पड़े होंगे, लेकिन उनके उस टाइम आपने इंपॉर्टेंस खत्म कर दी है। अब आप ये एक्सपीरियंस फील कर चुके हो, आप डे टू डे लाइफ जी रहे हो, अब आपको अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बिजी नहीं रखोगे तो इस फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड रहना भी मुश्किल है, क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर एक्टिव हुई है, जिसको आप कुछ भी नाम देते हो, कुंडलिनी है जैसे, उसका वो एक तरह से फिजिकल से नॉन फिजिकल नेचर पे जाने को हमेशा तैयार है। अगर आपको उसको अपनी बॉडी में रोकना है तो आपको अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखना पड़ेगा, और वो बिजी भी ऐसी चीज में रखना पड़ेगा जहाँ पे थोड़ा कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी है तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार हो। जो सेम चीज हमने की थी कि आप वहां पे लाइक और डिसलाइक से ऊपर उठ चुके हो, तो उस तरह के काम में आपको अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं निष्काम कर्म इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आप काम कर रहे हो उसके रिजल्ट से अगर आप डिटैच्ड हो गए तो फिर आप काफी हद तक ये चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर हम वो निष्काम कर्म भी हमें नहीं पता है, उसको भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम बहुत मुश्किल है हमारे लिए इस एनर्जी को अपने अंदर एक तरह से शांत रख पाना। मतलब कोई इंसान ऐसा है जो थोड़ा सा नेगेटिव है, मान लो, जो मतलब ईर्ष्या से भरा हुआ, मतलब थोड़ा ईगो वाला, तो उस इंसान के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इस वर्ल्ड में मतलब जो उसकी प्रॉब्लम्स है, ये जो उसका नेचर है, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कि कुछ आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कुंडलिनी अवेकनिंग की बात की। तो कई लोग तो इवन बहुत सारे लोग की फिजिकल बॉडी क्रम्बल कर जाती है, बहुत सारे लोगों का मेंटल स्ट्रक्चर पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, और शायद एक पागलपन तक का एक्सपीरियंस भी बहुत सारे लोगों को हुआ है, क्योंकि वो इस एक्सपीरियंस को संभाल ही नहीं पाए, क्योंकि उनके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं थे। तो अगर आपके इमोशन ही बैलेंस नहीं है, आपने फियर एंगर को ही नहीं समझा है, और ऐसा कुछ आपके अंदर एक्टिव हो गया है, क्योंकि कई बार कुंडलिनी कई एक्सीडेंटल रूप से भी कई लोगों की अवेकन हुई है, या तो कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिससे बॉडी में कुछ ऐसा ट्रिगर हुआ और हो गया, या किसी और रीजंस की वजह से भी हो गई, लेकिन उस टाइम पे वो लोग तैयार नहीं थे उस एक्सपीरियंस के लिए। तो उसको संभाल पाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर नेचुरली आप एक तरह से बैलेंस्ड नहीं है तो। जो ये समाधि और ये डीप स्लीप होता है वो सेम होता है? देखिए, समाधि और डीप स्लीप एक लेवल पे सेम भी है। डीप स्लीप के अंदर क्या होता है, हमें अपने होने का एक्सपीरियंस ही नहीं होता, लेकिन हम उठ के बोलते हैं कि आज बड़ी अच्छी नींद आई। जो निर्विकल्प समाधि है, जिसमें हम एक तरह से बॉडी के एक्सपीरियंस के बियॉन्ड चले गए और थॉट के एक्सपीरियंस के बियॉन्ड चले गए, तो उसके अंदर भी यही स्टेज है, लेकिन वहाँ पे हम कॉन्शियसली हमारे मेडिटेशन के थ्रू गए। जबकि डीप स्लीप क्या होता है, हम सोते हैं, हमें नींद आती है, फिर एक बीच में किसी स्टेज आती है कि वो नींद गहरी हो जाती है, इसमें कोई सपना भी नहीं है। तो एक तरह से दोनों एक्सपीरियंस लेवल पे सेम है, लेकिन कॉन्शियसनेस कई बार निर्विकल्प समाधि में हमारी कॉन्शियसनेस बनी रहती है कि हम वहां पे थे एक तरह से, लेकिन हम बॉडी माइंड से डिटैच्ड हो गए। लेकिन डीप स्लीप के अंदर हमारी कॉन्शियसनेस के साथ हमारा कनेक्शन बना हुआ नहीं है। तो एक लेवल पे दोनों चीजें सेम है और एक लेवल पे दोनों चीजें अलग भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमें एहसास है कि हम हैं और हम लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और उसमें कोई सपना भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, और हम उठे तो हमें ऐसा लगता है कि हम सोए थे या नहीं सोए थे। वो कौन सी कंडीशन होती है? देखिए, ये एक तरह से आप ये बोल लीजिए कि आप कॉन्शियसली, आप एक तरह से कॉन्शियस स्टेट में हैं, आप थॉटलेस स्टेट में हैं और आपकी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है वहाँ पे। तो उस स्टेज में हम क्योंकि थॉटलेस हो चुके हैं और हमारा पोस्चर भी एक तरह से हम सोने वाली कंडीशन में है,
तो वो एक तरह से समाधि जैसी स्टेट है जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, और वो आपको एक तरह से बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। आपके अंदर कोई थॉट नहीं चल रहा होगा, या बस होगा तो आपको ये प्रेजेंट होगा कि आप हो, मतलब एक सिंगल थॉट प्रेजेंट होगा आपके अंदर। तो इसलिए क्योंकि अब हम थॉट के लेवल पे पूरी तरह से एक तरह से फ्री हैं, बॉडी भी हमारी एकदम रिलैक्स्ड है, तो जब हम उठ के हमें लगता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। हाँ। और यही चीज़ एक योग निद्रा जैसी एक टेक्निक भी है, उसमें भी यही प्रोसेस बताई गई है। योग निद्रा क्या होती है, ये योग निद्रा? जो योग निद्रा को कई लोग मेडिटेशन का एक फॉर्म मानते हैं, लेकिन योग निद्रा और मेडिटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है, मेन पर्पस जो है, वैसे तो मेडिटेशन के पर्पस भी बहुत सारे हैं, शांत होना और ये सब, लेकिन जो मेन पर्पस जो मेडिटेशन का, जो कि हमारे अष्टांग योग से आ रहा है, वो आ रहा है फिजिकल नेचर से बियॉन्ड जाना। मतलब आपको उसमें फोकस करना पड़ेगा, आपको अपना एनर्जी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप फिजिकल टू नॉन फिजिकल जा पाओगे। जबकि योग निद्रा में थोड़ा सा पर्पस डिफरेंट है। योग निद्रा में क्या है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में जब हम फंक्शन करते हैं तो हम बहुत स्ट्रेस आ रहा है हमारे अंदर, हमारी फिजिकल बॉडी भी रिलैक्स नहीं है, थॉट बहुत ज़्यादा है माइंड के अंदर, उसकी वजह से हमारी मसल के लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्ट्रेस इकट्ठा हो चुका है। तो ये एक ऐसी टेक्निक बनाई गई है जिसमें शुरुआत में जैसे हम शवासन करते हैं, हम एक तरह से लेट जाएंगे और एक गाइडेड फॉर्म में अलग अलग जगह बॉडी पार्ट्स में हम अपना ध्यान लेके जाएंगे और उन सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। मतलब सपोज हमने माइंड को फोकस किया और सोचा कि हमारा माइंड रिलैक्स हो रहा है, फिर हमने अपने हाथ पे फोकस किया और इमेजिन किया कि पूरा हाथ रिलैक्स हो चुका है। तो ये गाइडेड फॉर्म में ना पूरी बॉडी में हम एक तरह से ट्रैवल करते हैं और एक तरह वहाँ पे रिलैक्सेशन फील करते हैं। तो हम यहाँ पे फोकस बढ़ाने की बजाय रिलैक्सेशन को बढ़ा रहे हैं, तो ये काफ़ी एक तरह से पीस हमें देके जाता है। और उसके बाद अगर सपोज सोने से पहले हम ये वाली योग निद्रा वाला जो भी एक्सपीरियंस हम या जो भी एक्सरसाइज है या फिर जो भी टेक्निक है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद जो नींद आएगी वो बहुत इजीली हम डीप स्लीप की तरफ जा सकते हैं। मतलब उसमें सपने वगैरह नहीं होंगे? सपने कम से कम हो सकते हैं, और उसके बाद हमारा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो नींद है उसका ड्यूरेशन भी कम हो जाता है, वो जल्दी पूरी हो जाती है। क्योंकि नींद का काम क्या है? आपको रिलैक्स करना, आपको एक तरह से एक शांत करके जो बॉडी जो थक चुकी है पूरे दिन के काम से उसको रिकवर करना। तो काफ़ी हद तक उसने आपने योग निद्रा में उसको अचीव कर लिया है, और उसके बाद जब आप सो रहे हो तो बहुत जल्दी आपका वो जो नींद का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा और आपको रिलैक्सेशन और एक बहुत ही डीप पीस भी मिलेगी। आज हमने ध्यान योग से आत्म साक्षात्कार की बात की, तो आगे भी हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।